हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में। ओके, क्या होता है ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है वो सब डिस्कस करेंगे। क्यों एप्लीकेबल होता है वो भी जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है उसके इनकम टैक्स में क्या सेक्शन है, सेक्शन 115 JC। ओके सर, ये एप्लीकेबल किन लोगों को होता है? ये ऑल एसएससी के लिए एप्लीकेबल है अदर देन कंपनी को छोड़ के बाकी जो भी एसएससी बचे उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। क्योंकि सर कंपनी के लिए क्या एप्लीकेबल होता है, मैट एप्लीकेबल होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ओके, कंपनी के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, बाकी ऑल जो अदर एसएससी रहे उनके लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब सर क्या कंडीशन होता है जिसकी वजह से ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होता है? अगर कोई एसएससी इन तीन में से कोई एक सेक्शन का डिडक्शन भी क्लेम करता है तो उसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ऑल एसएससीज अदर देन कंपनी हु हैज क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB, जो भी एसएससी सेक्शन 80H to 80 RRB में कोई भी सेक्शन में कोई भी डिडक्शन क्लेम करता है उससे, या फिर जो सेक्शन 10AA में डिडक्शन क्लेम करता है उससे, या फिर सेक्शन 35AD अगर कोई क्लेम करता है तो उस केस में भी, इन तीनों केस में अगर एसएससी कोई भी डिडक्शन क्लेम करता है तो उसके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर इन तीन पर्टिकुलर सेक्शन को ही क्यों लिया गया? सेक्शन 80H to 80 RRB, सेक्शन 10AA एंड सेक्शन 35AD, सर इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शन को क्यों लिया गया? क्योंकि इसका जो लॉजिक है, सिंपल वाला लॉजिक है कि ये जो सेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80H to 80 RRB जो है वो मैक्सिमम केस में क्या होता है, स्टार्टअप्स के लिए अलाउड होता है या फिर ऐसे बिजनेस के लिए अलाउड होता है जो 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 10AA जो होता है वो एसीजेड वाला डिडक्शन होता है। एसीजेड वाला डिडक्शन तो पहला 5 ईयर्स क्या होता है, एसीजेड में क्या मिलता है डिडक्शन, फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको डिडक्शन मिलता है, नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको डिडक्शन मिलता है। ओके, सो उस तरह से जो सेक्शन 35AD है वो क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला सेक्शन है। ओके, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो उसमें कुछ भी एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, वो आपको 100% डिडक्शन मिलता है, बोथ इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये जो तीनों सेक्शन है वो आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए सिंपल सा बात है कि अगर आप 100% डिडक्शन क्लेम करोगे प्रॉफिट का या फिर जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह किया है तो कभी भी सर आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं। कभी भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, नहीं आएगा। तो हमेशा तो आप टैक्स कभी भी पे नहीं करोगे। इसीलिए गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो लोग ये तीनों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करते हैं उन्हें एक मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है कि कितना मिनिमम टैक्स पेमेंट करना है। क्लियर? लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन एक बार इसका एक्सेप्शन देखिए। द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ और ए एओपी और ए बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट or an artificial judicial person if the adjusted total income of such person does not exceeds 20 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या फिर एओपी बीओआई है और जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, उस पर्सन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सर हमें जरा बताइए कि ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है इसकी डिस्कशन हम थोड़ी सी बाद में करेंगे वीडियो में। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है वो हम बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। ओके, सो पहले अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो किन लोगों को एप्लीकेबल है? जो लोग आइदर सेक्शन 80H to 80 RRB में कोई डिडक्शन लेते हैं, या फिर जो लोग सेक्शन 10AA में कुछ डिडक्शन क्लेम करते हैं, या फिर सेक्शन 35AD में कुछ डिडक्शन क्लेम करते हैं। इन तीन सेक्शन में कोई भी डिडक्शन अगर क्लेम करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो ऑल एसएससीज में कंपनी आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अदर देन कंपनी ये सेक्शन सबको एप्लीकेबल है। ओके, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या फिर एओपी है या फिर बीओआई है जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी एओपी का प्रोविजन एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके,
बट ये जो एक्सेप्शन है 20 लाख वाला, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ये एलएलपी एंड पार्टनरशिप फार्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एलएलपी एंड पार्टनरशिप फार्म अगर उनका एडजस्टेड टोटल इनकम लेस देन 20 लाख भी है, फिर भी उनके ऊपर एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ओके। अब सर ये एएमटी प्रोविजन में आपको क्या करना है? एएमटी प्रोविजन में मेनली देखिए आपको क्या करना है, जो आपका नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स पेएबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स और 18% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, आपकी जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है या फिर आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 18.5% आपको निकालना है। पहले आपको आपका नॉर्मल प्रोविजन वाला टैक्स निकालना है, इसके बाद आपको 18.5% ऑफ जो एडजस्टेड टोटल इनकम है आपका वो निकालना है। ठीक है, दोनों में से जो भी ज़्यादा आया, दोनों में से जो भी हायर आया, व्हिच एवर इज हायर, उस हायर वाला अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मान लीजिए कि किसी एक पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी 0 आता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, और जो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आता है वो आता है 4 लाख का। ठीक है, तो उस केस में सर उसे गवर्नमेंट को कितना पैसा पेमेंट करना है? 4 लाख रुपीज़। मान लीजिए कि नॉर्मल प्रोविजन सर हमारा 2 लाख का आ रहा है और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% जो है वो आता है कितना? 4 लाख। तो आपको कितना पेमेंट करना है? 4 लाख। मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल टैक्स सर 12 लाख आ रहा है और जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 4 लाख आ रहा है, हमें कितना पेमेंट करना है? 12 लाख। जो ज़्यादा आएगा, जो भी हायर आएगा उससे आपको पेमेंट करना है। यही पूरा सिंपल फॉर्मेट है जो एएमटी प्रोविजन है। उसका मेन प्रोविजन है वो ये है। सेक्शन 115 जेसी क्या बोलता है? टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हुम एएमटी प्रोविजन इज एप्लीकेबल, उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला तो उसका नॉर्मल टैक्स और दूसरा है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, ये 18.5% जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है एग्जाम में। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो 18.5% जो भी आया उसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करना है, और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो उसे भी ऐड करना है। ठीक है, 18.5% जो है वो सिर्फ टैक्स रेट है, उसमें सरचार्ज भी आएगा एंड उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा। ठीक है, ओके सर। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम सर कैसे कैलकुलेट होगा? ओके, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है? टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लेना है। जितना आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स, जो जितना आपका टोटल इनकम है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, आपको वो लेना है। ओके, उसमें बस आपको ऐड करना है जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है। मतलब सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, डिडक्शन अंडर चैप्टर भी आई है 80H से लेकर 80 RRB। ठीक है, तो जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है आइदर सेक्शन 10AA में या फिर सेक्शन 35AD में या फिर जो आपका 80H है, 80H to 80 RRB, इन सेक्शन में अगर कोई डिडक्शन क्लेम करना है, किया है आपने, उसे बस ऐड करना है। जैसे ही आप उसे ऐड करोगे वो आ जाएगा आपका नेट इनकम। ओके, उसमें से आपको एक ही माइनस करना है। अगर आपका देखिए, अगर आपका 35 का डिडक्शन है तो आपको डिप्रिसिएशन भी क्लेम करना है। अगर आपने सेक्शन 35 में कुछ डिडक्शन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन भी क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेक्शन 35 का डिडक्शन आपको मिलता है तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप सेक्शन 35 में जो भी डिडक्शन क्लेम किया होगा उसे ऐड बैक कर रहे हो। मतलब सेक्शन 35 का डिडक्शन आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो इसी वजह से आपको सेक्शन 32 में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे सेक्शन 32 ऐड किया तो यहाँ पे आप माइनस क्या करोगे? डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ओके, सो तब आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। यही आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। सो एडजस्टेड टोटल इनकम सर कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टोटल इनकम है वो लेना है, उसमें ऐड करना है अगर आपने कुछ डिडक्शन वगैरह क्लेम किया है। आइदर तो आपने सेक्शन 10AA क्लेम किया है, आइदर तो आपने 35AD क्लेम किया है, या फिर अंडर चैप्टर भी है ये 80H से लेके 80 RRB तक जो भी सेक्शन है उसमें अगर कुछ डिडक्शन आपने क्लेम किया है, जितना भी अमाउंट आपने क्लेम किया है उससे ऐड बैक कर लेना है। अगर आपने सेक्शन 35AD क्लेम किया है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस करना है अंडर सेक्शन 32। अगर आपने क्लेम किया है, ठीक है, तो आपको सेक्शन 32 में डिडक्शन क्लेम करना है। ओके,
जो भी आपका आएगा वो आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसी एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 18.5% पेमेंट करना है। आई बात समझ में? ओके सर। बस इसके बाद आता है एएमटी क्रेडिट। सर ये एएमटी क्रेडिट क्या होता है? देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपका, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ओके, ये आपका क्या है? एएमटी ऊपर, और नीचे क्या है? नॉर्मल टैक्स। ओके, ऊपर आपका क्या है? एएमटी, नीचे आपका क्या है? नॉर्मल टैक्स। क्लियर? अब एएमटी का लाइबिलिटी आपका कितना आ रहा है? 4 लाख का, और नॉर्मल टैक्स आ रहा है 2 लाख का। ठीक है, एज पर द नॉर्मल टैक्स आपका कितना टैक्स आ रहा है? 2 लाख का, और एएमटी के हिसाब से आपका कितना टैक्स आ रहा है? 4 लाख का। क्लियर? सर हमें कितना पेमेंट करना है? हमें तो पता है जो भी हायर होगा वो पेमेंट करना है। सो हायर वाला हम पेमेंट करेंगे, तो हम कितना पेमेंट करेंगे? 4 लाख। सर हमने कितना एक्सेस पेमेंट किया? हमारा तो टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल 2 लाख था ना, हमने एक्सेस कितना पेमेंट किया गवर्नमेंट की जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे फुलफिल करने के लिए? आंसर इज 2 लाख। समझ रहे हो बात? कि आपका नॉर्मल टैक्स, तो जितना आपने इनकम किया उसमें से टैक्स आ रहा है 2 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना है 18.5%। ओके, 18.5% कितना आ रहा है? 4 लाख का। राइट? सो आपने एक्स्ट्रा अपने हाथ से कितना दिया? 2 लाख। ये जो 2 लाख आपने पेमेंट किया ना, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे भाई मैं क्यों 2 लाख दूंगा? आपने ही तो बोला है सेक्शन 35A का डिडक्शन लीजिए, आपने ही तो बोला है सेक्शन 10AA का डिडक्शन लीजिए, और मैं तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने डिडक्शन क्लेम किया। तो आप 2 लाख मुझे एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? मुझसे 2 लाख जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो? तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम ऐसे ही डिडक्शन क्लेम करते रहोगे तो हमें कैसे डिडक्शन मिलेगा, हमें कैसे टैक्स मिलेगा, हम कैसे ऑपरेशंस अपना कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुमने 2 लाख एक्स्ट्रा दिया है ना, जिस साल तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आएगा ये 2 लाख एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि उसकी नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपका एएमटी जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो 4 लाख का आता है, लेकिन आपका नॉर्मल टैक्स क्या है? 8 लाख का है। ठीक है, सो सर आप पेमेंट कितना करोगे? आप यहाँ पे पेमेंट कितना करोगे? 6 लाख का पेमेंट करोगे। सर बाकी का 2 लाख, हमें तो हायर वाला पेमेंट करना है ना, 4 लाख और 8 लाख दोनों में से जो हायर है वो पेमेंट करना है। हाँ बिल्कुल, आपको 8 लाख ही पेमेंट करने थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट था आपका एएमटी में क्रेडिट, ये क्या होगा? अब एडजस्ट हो जाएगा और आपको 6 लाख पेमेंट करना है। बात आई समझ में? तो ये जो क्रेडिट है, ये जो एक्स्ट्रा आपने पेमेंट किया है उसे बोला जाता है एएमटी क्रेडिट। राइट? तो आइए देखते हैं क्या लिखा है एएमटी क्रेडिट के बारे में सेक्शन 115 JD में। इफ द एएमटी ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स देन द एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज एएमटी क्रेडिट। ये बोल रहा है कि अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है तो जो एक्सेस वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? एएमटी क्रेडिट। ओके, और ये जो क्रेडिट है ना सर, ये कितना साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ये 15 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये भी एमसीक्यू का एक एमसीक्यू बन सकता है, बहुत ही आसान वाला एमसीक्यू। ओके, एएमटी क्रेडिट का क्या है? एएमटी क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा पार्ट आपने पेमेंट किया है, जितना ज़्यादा पोर्शन आपने पेमेंट किया है उसे बोला जाएगा एएमटी क्रेडिट। एएमटी क्रेडिट सर कितने साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो? 15 ईयर तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, एएमटी क्रेडिट सर किस साल में एडजस्ट होगा? क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर टैक्स इज मोर देन एएमटी। जिस साल में रेगुलर टैक्स एएमटी से ज्यादा होगा उस साल आप एडजस्ट कर सकते हो। द क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर इनकम कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड एएमटी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो आप कितना सेटअप कर सकते हो? एएमटी और नॉर्मल टैक्स, उस दोनों में से जो भी डिफरेंस है उतना अमाउंट तक आप सेटअप कर सकते हो। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल दीजिए। ओके, हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2, ये ईयर 3 एंड ये ईयर 4 है। ओके, अब बात करते हैं। ये है एएमटी आपका और ये है नॉर्मल टैक्स। क्लियर? अब पहले साल आपका एएमटी कितना आया था? 4 लाख का, और आपका नॉर्मल टैक्स कितना आया था सर? 2 लाख का। ओके, तो सर आपको पेमेंट कितना करना है? 4 लाख का पेमेंट। और सर क्रेडिट कितने का मिला? क्रेडिट आपको मिलेगा 2 लाख का।
2 लाख का आपको क्रेडिट मिलेगा, राइट। अब दूसरा साल आया, दूसरे साल में भी वही हुआ, ये आया 4 लाख का, ओके, ये आया 5 लाख का, ठीक है। सर आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आया, हमें कितना पेमेंट करना था, 5 लाख। लेकिन 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 हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो AMT क्रेडिट था उसे माइनस कर सकते हैं 1 लाख का, ठीक है। AMT क्रेडिट सर हमारा कितना था, 2 लाख था, ठीक है। लेकिन हम पेमेंट कितना करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट इज आंसर इज पेमेंट यहाँ पे हम करेंगे 4 लाख का। सर बाकी का 1 लाख कहाँ गया, वो हमने क्रेडिट एडजस्ट कर लिया। अब हमारी क्रेडिट कितना बचेगा, 1 लाख। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हैं वो कितना कर सकता है, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब AMT एंड नॉर्मल टैक्स के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्रेडिट एडजस्ट नहीं कर सकते, ओके, समझ रहे हो। सो ये जो AMT क्रेडिट यहाँ पे 2 लाख था, सिर्फ और सिर्फ हम 1 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी के 1 लाख फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वही बोल रहा है, द क्रेडिट shall be allowed to be set off, the credit shall be allowed to be set off will be restricted to the difference between the regular income computed as per the income tax act and AMT, ओके। इसके बाद ये बोल रहा है कि assessee can claim AMT credit in the subsequent previous year even if the AMT is not applicable in the subsequent year। इसका मतलब ये है कि आप AMT क्रेडिट तब तक जब तक चाहे तब तक ले सकते हो, मतलब 15 ईयर्स की टाइम लिमिट आपके पास है। अगर प्रीवियस मतलब फ्यूचर में अगर आपकी AMT एप्लीकेबल नहीं हो रहा है फिर भी आप AMT क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। जिस ईयर में आपकी AMT क्रेडिट लेना चाहते हो, अगर उस ईयर में आपको AMT एप्लीकेबल भी नहीं होता है फिर भी उस ईयर में आप AMT का क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स में ये है कि जो भी अदर प्रोविजंस था इनकम टैक्स एक्ट का, लाइक एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, जो भी था वो सारे के सारे एप्लीकेबल होगा जो भी AMT में टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। AMT में टैक्स देने के लिए आपको एक और काम क्या करना पड़ेगा, assessee विल ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम CA फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड AMT, ओके। जो एडजस्टेड टोटल इनकम है और AMT कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट भी लाना पड़ेगा और वो इनकम टैक्स ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, जो आपका न्यू टैक्स सिस्टम है 115 BAC, जो लोग 115 BAC फॉलो करते हैं उन्हें AMT फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग 115 BAC फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए AMT प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्लियर। सो ये था टोटल AMT का प्रोविजन। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।